ये मंजर वेनेजुएला का है, जहां 24 जून की शाम आए भूकंप ने एक सदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। महज 39 सेकंड के भीतर 2 बड़े झटके महसूस किए गए। ये सब कुछ एक छुट्टी के दिन हुआ, जब लोग अपने घरों में सुकून से थे। अब हालात ऐसे हैं कि मलबे के नीचे से जिंदा लोगों की चीखें सुनाई दे रही हैं। वे मदद मांग रहे हैं, लेकिन बाहर खड़े उनके सगे संबंधी बेबस हैं। 164 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 700 से ज्यादा घायल हैं। खबर है कि यह आंकड़ा 10,000 से 1 लाख तक जा सकता है। नमस्ते, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the talented photographer, the world comes together at Sharda University. जब हम ये शो शूट कर रहे हैं तब वेनेजुएला में सुबह हो चुकी है। घड़ी की सुइयां 7 बजा रही हैं, लेकिन पिछली रात अब भी खत्म नहीं हुई है। लोग सड़कों पर लेटे हुए हैं, कुछ चौराहों पर हैं, कुछ अपनी गाड़ियों में सिकुड़े बैठे हैं, कुछ कलेजे से अपने पालतू जानवरों को चिपकाए हुए हैं। रह रहकर जमीन कांप रही है। हर कंपन के बाद पिछली रात याद आती है और एक सिहरन दौड़ जाती है। कोई भी अपने घर की तरफ लौट नहीं रहा है, क्योंकि कईयों के घर अब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। रेस्क्यू वर्कर्स उन मलबों से घायलों को निकालने की जिद्दोजहद में हैं। हाल ये है कि मलबे के भीतर से घायलों की चीख सुनाई दे रही है। आवाज़ कहती है कि हम जिंदा हैं, हमारी मदद करो। लेकिन बाहर खड़े लोग बेबस हैं। उनके पास कोई औजार नहीं है। बड़ी मशक्क़त से जिन लोगों को निकाला जा रहा है, वे भी मृत पाए जा रहे हैं। मलबे के अंदर से एक जगह से 11वें फ्लोर की लड़की जेनिफर मुझे जवाब देती है, लेकिन हमारे पास कोई औजार नहीं है, हम एकदम बेबस हैं। उससे कुछ ही मीटर दूर 2 भाई दबे हैं। एक का नाम डैनियल है, दूसरे का नाम मुझे नहीं पता। डैनियल अंदर से बताता है कि उसके पेट में गंभीर चोट लगी है। मलबे के ऊपर उसके पिता और उसके भाई कंक्रीट के मोटे स्लैब हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक कुदाल और एक सब्बल है। देश का हाल ऐसा है कि बचाव कर्मियों के पास जरूरी संसाधन नहीं है। रेस्क्यू टीम के एक बड़े अफसर जोस पाचेको को सुनिए। वे कह रहे हैं कि उनके पास कर्मचारियों की कमी है। वो कैमरे के सामने ढह चुकी इमारतें गिनते हैं, 1, 2, 3, 4 करते करते 14 इमारतें। ये सब भयावह है। हमारी मदद के लिए अभी तक कोई नहीं आया है। हमारे पास ना तो भारी मशीनें पहुंची हैं और ना ही कोई अधिकारी मदद को आया। ये बहुत खौफनाक तजुर्बा रहा है। आप इन इमारतों की हालत देख सकते हैं। ऐसी इमारतें जैसे ये वाली, ये पूरी तरह ढह चुकी है। हमें बस मदद चाहिए। देखिए, मैं आपको गिन कर बताता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14। परेशानियां और बढ़ रही हैं क्योंकि वेनेजुएला का पावर ग्रिड ठप है। बिजली नहीं है और ज़्यादातर इलाकों में इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा है। इंटरनेट ठप होने से बचाव कर्मियों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोग भी अपने सगे संबंधियों की खबर लेने के लिए तरस रहे हैं। वेनेजुएला के लाखों लोग जो देश से बाहर हैं, उनका संपर्क पूरी तरह कट चुका है। देश का मुख्य एयरपोर्ट भी क्षतिग्रस्त होने की वजह से बंद कर दिया गया है। वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति ने देश में इमरजेंसी का ऐलान किया है। कहा है कि प्राथमिकता सिर्फ जानें बचाना है। उन्होंने कहा है कि हम कुछ और देशों से रेस्क्यू वर्कर्स रिसीव कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी शुक्रिया अदा किया। आने वाले कुछ ही घंटों में हम उन देशों से रेस्क्यू वर्कर्स रिसीव करेंगे जिन्होंने हमारी सरकार से संपर्क किया है। मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो लगातार वेनेजुएला की सरकार और हमारे अधिकारियों के संपर्क में हैं। उन्होंने हर मुमकिन मदद और एकजुटता का भरोसा दिया है। हम अगले कुछ घंटों में रेस्क्यू टीमों का स्वागत करेंगे। इसके पहले अमेरिका ने अपनी खोजी और बचाव टीमें मेडिकल मदद और मानवीय सहायता भेजने का ऐलान किया था। अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नाइब बुकेले ने भी 300 रेस्क्यूअर्स और 50 टन राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर ली है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और चीन ने भी वेनेजुएला के साथ एकजुटता दिखाई है, मदद की पेशकश की है। अब तक कुल 164 मौतों की पुष्टि हो चुकी है, 700 से ज़्यादा घायल हैं। लेकिन ला गुआरा नाम का जो इलाका सबसे ज़्यादा तबाह हुआ है और जिसे डिज़ास्टर जोन घोषित किया गया है, उसके आंकड़े अभी इसमें जोड़े नहीं गए हैं। डर है कि टोटल जो नंबर्स हैं, जो आंकड़ा है, वो अभी बहुत बढ़ने वाला है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यूएस जियोलॉजिकल सर्वे USGS का अनुमान है कि इस भूकंप में मरने वालों की तादाद 10,000 से 1 लाख के बीच पहुंच सकती है।
ये अंदाज़ा भूकंप की ताकत, गहराई और वहाँ की आबादी को देखकर लगाया जाता है। ये झटके 24 जून की शाम आए थे। 24 जून का दिन वेनेजुएला में नेशनल हॉलिडे होता है, राष्ट्रीय अवकाश। 1821 के बैटल ऑफ काराबोबो की याद में छुट्टी होती है। स्पेन से आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। इसी छुट्टी के चलते लोग घरों में थे, वरना शाम 6 बजे उनमें से ज़्यादातर बाहर ही होते। 6:04 पर अचानक ज़मीन हिली। पहला भूकंप 7.2 की तीव्रता का था। इसका केंद्र था राजधानी काराकस के पश्चिम में बसा सैन फेलिप। लोग इस झटके से संभलते, इससे पहले महज 39 सेकंड बाद एक और झटका लगा। इस बार तीव्रता थी 7.5। इस झटके ने इतनी तबाही मचाई जितनी वेनेजुएला ने साल 1900 के सैन नार्सियो भूकंप के बाद कभी नहीं देखा था। यानी एक सदी से भी ज़्यादा समय के बाद 126 साल बाद इतना बड़ा भूकंप आया। वेनेजुएला के इतिहास में कई विनाशकारी भूकंप आए हैं। 1812 में मेरिडा और राजधानी काराकस में आए एक भूकंप ने करीब 30,000 लोगों की जान ले ली थी। 1967 में काराकस में 6.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 240 लोग मारे गए थे। लेकिन इस बार तबाही की आशंका कहीं ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? इस इलाके में इतने भूकंप क्यों आते हैं? विज्ञान समझते हैं। धरती 4 परतों से मिलकर बनी है, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट धरती की सबसे ऊपरी परत होती है, जिस पर हम सब चलते फिरते हैं, जिस पर शहर हैं, पहाड़ हैं और समंदर हैं। यही क्रस्ट है। इसे आप सेब के छिलके जैसा समझ सकते हैं। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल मिलकर लिथोस्फीयर बनाते हैं। ये परत करीब 50 किलोमीटर मोटी होती है। लेकिन ये परत कोई एक साबुत टुकड़ा नहीं है, बल्कि कई अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई है। इन टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये पत्थर के विशालकाय स्लैब की तरह होते हैं, जिनमें महाद्वीप और महासागर दोनों शामिल होते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स मेंटल के गर्म और पिघले हुए लावा पर तैरती रहती हैं। जब ये प्लेट्स खिसकती हैं और आपस में टकराती हैं, तो ज़मीन के नीचे कंपन पैदा होती है। वही सतह पर भूकंप बनकर हमें महसूस होता है। लेकिन वेनेजुएला का भूकंप इतना विनाशकारी क्यों साबित हुआ? इसके पीछे 2 वजह हैं। पहली वजह है भूकंप की गहराई। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS के मुताबिक वेनेजुएला में आए ये दोनों भूकंप शैलो यानी उथले थे। इनके केंद्र जमीन से 30 किलोमीटर से भी कम गहराई पर थे। विज्ञान कहता है कि भूकंप का केंद्र जमीन की सतह के जितना करीब होगा, उसकी ऊर्जा उतनी ही तेजी से और उतनी ही ताकत के साथ सतह तक पहुंचेगी। गहरी फोकस वाले भूकंपों की तुलना में उथले भूकंप हमेशा ज्यादा तबाही लाते हैं, क्योंकि उनके ऊर्जा को सतह तक पहुंचने के लिए कम दूरी तय करनी पड़ती है। यही कारण है कि इस बार कंपन इतना भयानक था कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। दूसरी वजह है अर्थक्वेक डबलेट यानी दोहरा झटका। आमतौर पर एक बड़ा भूकंप आता है जिसे मेन शॉक कहते हैं, और उसके बाद छोटे छोटे भूकंप आते हैं जिन्हें हम आफ्टर शॉक्स कहते हैं। लेकिन डबलेट में ऐसा नहीं होता। इसमें लगभग एक जैसी ताकत के 2 बड़े भूकंप बहुत ही कम समय के अंतराल पर आते हैं। इसे वेनेजुएला के नक्शे से समझिए। वेनेजुएला की ज़मीन के नीचे 2 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं, कैरिबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट। ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से रगड़ खाते हुए क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टली खिसकती हैं। 24 जून को जब पहली प्लेट खिसकी तो ज़मीन के नीचे एक दरार में भयंकर हलचल हुई। इस हलचल ने पास की ही दूसरी दरार पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। ये दूसरी दरार पहले से ही टूटने की कगार पर थी। नतीजा ये हुआ कि पहले झटके की ऊर्जा से ट्रिगर होकर महज 39 सेकंड बाद ही दूसरी दरार भी टूट गई और 7.5 की तीव्रता का दूसरा भूकंप आ गया, जैसा 1990 के बाद पहली बार आया है। सेंट्रल अमेरिका और वेनेजुएला का ये पूरा इलाका कई टेक्टोनिक प्लेट्स के जंक्शन पर बसा है, जो लगातार भूकंपों को जन्म देता है। इसी वजह से इस इलाके में करीब 5 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ के लोगों के लिए ख़तरा इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि बहुत बड़ी आबादी ऐसे पुराने या कच्चे घरों में रहती है जो भूकंप के तेज़ झटकों को सहने के लिए नहीं बनाए गए हैं। वैसे इस भूकंप के बाद दुनिया भर में कई और भूकंप आए। 24 घंटे के भीतर अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में 5.6 तीव्रता का और जापान के तट पर 6.9 तीव्रता का भूकंप भी आया। लोगों को लगा कि क्या पूरी दुनिया की ज़मीन एक साथ हिल रही है, लेकिन एक्सपर्ट ने साफ किया कि ये महज एक इत्तेफाक था। कैलिफोर्निया और जापान के भूकंपों का वेनेजुएला से कोई लेना देना नहीं था। इतनी दूरी पर टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे पर दबाव ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। वेनेजुएला का डबल झटका आपस में जुड़ा था, लेकिन बाकी दुनिया के भूकंप महज संयोग थे।
बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन ने बिल गेट्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। ये बात खुद बिल गेट्स ने अमेरिकी कांग्रेस को बताई है। गेट्स के मुताबिक जेफरी ने उन्हें डायरेक्टली ब्लैकमेल नहीं किया था, लेकिन उसके भेजे ईमेल को देखकर लगता है कि उसकी सोच उसी दिशा में जा रही थी। बिल गेट्स ने यह भी कहा कि उन्हें एप्स्टीन के क्राइम के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उन्होंने कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। गेट्स ने मामले पर बनाई गई अमेरिकी कांग्रेस कमेटी के सामने ये बातें कही हैं। उन्होंने 10 जून को कमेटी के सामने टेस्टिमनी दी थी। अब इस टेस्टिमनी का लिखित दस्तावेज जारी किया गया। इससे पहले बिल गेट्स ने फरवरी 2026 में एक इंटरव्यू में खुद माना था कि जेफरी एप्स्टीन के साथ उनके ताल्लुकात थे। उन्होंने इसे एक बड़ी गलती भी बताया था। यह भी कहा था कि जेफरी की अन्य गतिविधियों से उनका कोई लेना देना नहीं था। बिल गेट्स ने तब 2 रूसी महिलाओं के साथ अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने की बात भी मानी थी। जेफरी एप्स्टीन के पूरे विवाद में बिल गेट्स का नाम उन फाइल्स से आया जो अमेरिकी सरकार ने जारी की थी। इनमें जेफरी और बिल गेट्स के बीच बातचीत और मुलाकातों का जिक्र था। अगली खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग से जुड़ी ज़रूरतों के लिए अमेरिकी कांग्रेस से $87.6 बिलियन मांगे हैं। भारतीय करेंसी में बात करें तो लगभग 8,26,750 करोड़ रुपए। व्हाइट हाउस के बजट ऑफिस ने अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को पत्र लिखकर इस फंड की मांग की है। कहा है कि इसका ज्यादातर हिस्सा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से जुड़ी जरूरतों के लिए है, अर्जेंट नीड्स के लिए है। एपिक फ्यूरी अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ चलाए गए मिलिट्री ऑपरेशन का नाम है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि उसे $21 अरब हथियारों के लिए, $17.3 अरब ऑपरेशनल खर्च के लिए और $12.1 अरब सीक्रेट प्रोग्राम्स के लिए चाहिए। इसके अलावा पश्चिमी और साउथ एशिया में अमेरिकी एम्बेसीज और डिप्लोमेटिक सेंटर्स की सिक्योरिटी के लिए भी $300 मिलियन की मांग की गई है, क्योंकि ईरान के साथ जंग के दौरान इन जगहों पर भी कुछ हमले हुए थे। बाकी की रकम अमेरिकी किसानों और अफ्रीका में इबोला वायरस के संकट से निपटने के लिए है। बकौल व्हाइट हाउस, अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन को हालिया मिलिट्री ऑपरेशंस के बाद अपना स्टॉक फिर से भरने की जरूरत है। यानी ट्रंप प्रशासन ईरान जंग के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए ये रकम मांग रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि ट्रंप के लिए कांग्रेस से इस फंड की मंजूरी लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष के साथ साथ खुद ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसद शुरू से इस जंग के खिलाफ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही कांग्रेस में ईरान जंग के खिलाफ एक प्रस्ताव पास हुआ था, जिसका रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सांसदों ने भी समर्थन किया था। ऐसे में जंग से जुड़े इतने बड़े फंड के लिए प्रशासन शायद ही पर्याप्त समर्थन जुटा पाए। फिलहाल के लिए सुर्खियों में इतना ही। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।